यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेली टारगेट का जो एमसीक्यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे, इसको देखेंगे। जो डेली टारगेट हम लोग करते हैं, जैसे कि सुबह आपको टारगेट मिलता है डेली 9 बजे सुबह, ठीक है। उसमें आपको टॉपिक कवर करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी होती हैं, टॉपिक कवर करने होते हैं। मैं आपको टॉपिक भी बताता हूँ, उसके अंतर्गत कुछ की पॉइंट होते हैं, वो भी आपको समझाता हूँ कैसे कैसे आपको कहाँ से चीज़ों को पढ़ना है, राइट। वो सब पढ़ते हो, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका अगले दिन एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग उसी दिन करते थे एमसीक्यूज, लेकिन यहाँ पर अगले दिन करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इसको रात को टारगेट फॉलो करते हैं, तो इस वजह से मैं अगले दिन इसको करता हूँ। जैसे कि डे नंबर 39 का एमसीक्यूज है, ये मैं आपको 1-2 दिन पहले करा चुका हूँ, 39 है ना। आज जो मैंने जो डे दिया है मॉर्निंग में, वो दिया डे नंबर 41, ठीक है। तो जो 39 नंबर डे था आपने पूरा पढ़ा होगा और यहाँ से आप जो एमसीक्यूज है इनकी प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। और थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बनाया आज। आते क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा क्षेत्र में वितरण कंपनी के संबंध में सुधार हेतु उदय योजना और यहाँ पर आरडीएसएस योजनाओं के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, उदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य वितरण कंपनी के वित्तीय घाटे को कम करना, ऋण का पुनर्गठन करना और उनके परिचालन करने में सुधार का प्रदर्शन करना लाना होगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि वितरण कंपनियों के भारी कर्ज राज्य सरकारों द्वारा टेक ओवर करवाना और उनके वित्तीय घाटे को कम करना और यहाँ पे परिचालन दक्षता जैसे कि स्मार्ट मीटरिंग उसमें सुधार करना। सेकेंड बात है, आरडीएसएस मतलब जो आरडीएसएस है, इसके बारे में बोला है कि इसका मुख्य ध्यान बिजली की लागत में कमी लाने और वितरण नेटवर्क है जो उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए वित्तीय तकनीकी में हस्तक्षेप प्रदान करने पर होगा। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी, क्योंकि आरडीएसएस एक नई योजना है जिसका लक्ष्य 2024-25 तक, 24-25 मतलब जो चल रहा था उसमें एटी और सी मतलब तकनीकी वार्षिक और घाटे के लिए 15 से 12% तक की कमी को पूरा करना और ये बिजली आपूर्ति गुणवत्ता और विश्वसनीय जो सुधारने को लेकर के वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात है, बिजली संशोधन विधेयक वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने और केवल सरकारी कंपनी को प्रभुत्व बनाए रखने के लिए प्रस्तावित किया गया था। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि बिजली संशोधन विधेयक का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, ना कि सीमित करना है। इसको सीमित नहीं करना है, बढ़ाना था, ठीक है। और ये उपभोक्ताओं को मोबाइल सिम की तरह यहाँ पर बिजली जो कंपनी चुनने का एक विकल्प या ऑप्शन देगी, है ना, कि कौन सी आप कंपनी का चुन सकते हो। जैसे कि आप सिम चुनते हो ना, कौन सा मुझे चाहिए, वैसे ओपन एक्सेस टाइप में पूरा होगा, वो देने की वकालत करता है, जिससे क्या होता है किसी निजी कंपनी का प्रवेश आसान हो जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर कोई फोर्स या फिर मोनोपोली नहीं होती है इसमें। 1-2 करेक्ट है, आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में विचार करना है और रणनीतिक नेट जीरो के लक्ष्य को लेकर के भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 500 गीगावाट गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का संकल्प लिया है। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा है, भारत का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2070 तक निर्धारित है, जो ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन फुटप्रिंट को संतुलित करने का प्रयास होगा। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और वायुमंडल में जितनी कार्बन छोड़ी जाएगी उतनी ही सोख ली जाएगी। दोनों बातें करेक्ट हैं यहाँ से, इसका अर्थ होता है ये, ठीक है। तीसरी बात है, सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत जो होते हैं उसका विस्तार भारत की कोयला और तेल आयात जो बिल होते हैं, इम्पोर्ट बिल, इसको कम करने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय अपनाना। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अपनी तेल कोयला जरूरत को एक बड़ा हिस्सा आयात करता था और सौर और पवन ऊर्जा के विस्तार से विदेशी जो मुद्रा उसकी बचत होती है और ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होती है। तीनों बातें करेक्ट है, डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के बारे में जिनकी जो कार्यान्वयन है उनकी चुनौती के संबंध में विचार करना है। ग्रिड एकीकरण की समस्या नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिर प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है, जिसके लिए प्रभावी ऊर्जा भंडारण समाधान आवश्यक होगा। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा केवल दिन और पवन ऊर्जा हवा में चलने में मिलती है। इससे अस्थिरता कहते हैं। जब यहाँ पर ग्रिड में इसकी मात्रा बढ़ती है तो स्थिरता के लिए बैटरी स्टोरेज सख्त जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये अस्थिर तरह से अगर स्थिरता की बात करते हैं तो यहाँ पर बैटरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहली बात सही है। सेकेंड बात यहाँ से, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की उच्च शुरुआती लागत, हाई इंटेंसियल कॉस्ट होती है और वित्तीय बोझ निजी निवेश के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देखी जाती है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में देश में रोजगार सृजन की संभावनाएं नगण्य हैं, क्योंकि वह पूरी तरह क्षेत्र से स्वचालित होती हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वचालित नहीं है और नवीकरणीय ऊर्जा
क्षेत्र में सौर पैनल स्थापना, रख रखाव और निर्माण जो है लाखों नए रोजगार पैदा होने की प्रबल संभावना होती है। तीसरी बात गलत होगी। 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर आके 4, सड़क निर्माण मॉडल के बारे में विचार करें। हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल के तहत सरकार और निजी क्षेत्र के बीच जोखिम का बंटवारा 40-60 अनुपात में होता है, पहली बात। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, और ये जोखिम साझा करने का एक संतुलित मॉडल भी होगा। सेकेंड बात है, ईपीसी मॉडल में परियोजना की लागत निजी कंपनी द्वारा वहन की जाती है, जबकि यहाँ पर सरकार केवल संचालन का प्रबंधन करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ईपीसी जो होती है इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट जो होता है और कंस्ट्रक्शन, इसमें मॉडल की पूरी लागत सरकार वहन करती है, जिसे निजी कंपनी केवल जो निर्माण होता है उसके लिए जिम्मेदार होती है। सेकेंड बात गलत होगी। तीसरा होगा बीओटी, बॉट मतलब जो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर होता है, राइट। इसमें निजी निवेशक पैसा लगाते हैं, निर्माण टोल और वसूली दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या निजी निवेशक पैसा लगाते हैं और उसके निर्माण करते हैं और एक निश्चित अवधि तक टोल वसूल कर अपना निवेश वापस ले पाते हैं, ठीक है। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेलवे क्षेत्र में सुधारों के लिए गठित विवेक तिवारी समिति के बारे में क्या सिफारिश थी, बताना है। कौन कौन शामिल थी? पहली बात है, एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना करना। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि समिति ने एक स्वतंत्र रेल नियामक जो सिफारिश की थी, जो किराया तय करने को लेकर विवाद सुलझाने का काम करता था। सेकंड, रेलवे लेखांकन में सुधार करना। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि रेलवे में लेखा जोखा अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं अस्पष्ट होता है, और इस समिति ने इसे वाणिज्यिक आधार पर सुधारने की बात कही थी, ताकि लाभ हानि की बात का सही पता चल सके। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, गैर प्रमुख यहाँ पर जो गतिविधि है, क्या गैर प्रमुख है या नहीं, सोचना है आपको, ठीक है। ये गैर प्रमुख गतिविधि जो है, नॉन कोर एक्टिविटीज जो होती है, इनको रेलवे के मुख्य कार्यों से अलग करना होगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि रेलवे, स्कूल, अस्पताल और सुरक्षा जो होते हैं, इसके जैसे गैर यहाँ पर प्रमुख गतिविधियाँ चलते हैं, ठीक है। और इस समिति ने सुझाव दिया था कि रेलवे के जो केवल ट्रेन चलाने की बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 5वें का 1 2 3 सभी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर यहाँ से इसमें बोला है कि सागरमाला परियोजना के प्राथमिक उद्देश्य के बारे में विचार करना है। बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना, रसद को कम करना, केवल अंतर्देशीय जलमार्गों को आधुनिकीकरण करना। तो यहाँ पर देखो कौन सी परियोजना जो है इसके प्राथमिक उद्देश्य की बात कर रही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये 1 2 और 4। तीसरी बात यहाँ से अंतर्देशीय जलमार्गों का आधुनिकीकरण करना, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि बल्कि बंदरगाह आधारित जो विकास है उसको करना, ना कि इनको आधुनिकीकरण करना, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 3 4 करेक्ट है, तो ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 7 आते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में विचार करना है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम भारत में जलमार्गों के विकास को विनियमित करता है। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ने भारत में 111 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। सड़क और रेल की तुलना में जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता पर्यावरण अनुकूल माध्यम होगा। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि जलमार्ग में घर्षण कम होता है और बड़ी मात्रा में माल ले जाया जा सकता है, जिससे क्या होता है, ये सड़क और रेल की तुलना में ईंधन कुशल और सस्ता माध्यम बनता है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 7वें का 1 2 करेक्ट है, तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रेलवे के निजीकरण के संबंधित चुनौतियों के मुद्दों पर विचार करना है। पहली बात है सामाजिक जिम्मेदारी, यात्री लाभ और आम जनता की सेवा के बीच संतुलन। पहला क्या होगा? 8वें का पहले स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तीनों बिंदु निजीकरण के यहाँ पर चिंता है उसकी दर्शा रहे हैं, है ना, तीनों पॉइंट यहाँ पर है। पहली बात सही है। दूसरा, रेलवे जो बुनियादी ढांचा है इसमें निजी सरकारी संस्थाओं के बीच साझा करना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा। और तीसरी पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि जो सुरक्षा मानक इनका होना चाहिए, निजीकरण को लेकर के सुरक्षा प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन सुनिश्चित करना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 2 3 सभी सही है। आंसर 8वें का 1 2 3 टी। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है निवेश मॉडल और आर्थिक प्रभाव। निवेश विभिन्न मॉडलों के संबंध में विचार करना है। आर्थिक मंदी के दौरान सार्वजनिक निवेश क्राउडिंग इन प्रभाव पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला कथन यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक मंदी के समय निजी क्षेत्र में
निवेश करने से डरता है। ऐसे में जब सरकार बुनियादी ढांचे पर खर्च करती है तो इसे मांग बढ़ती है और यहाँ पर निवेशकों को भरोसा लौटता है। इसे क्राउडिंग इन कहते हैं। पहली बात सही है। सेकेंड, निजी जो निवेश मॉडल है ये मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के बजाय लाभ नवाचार से प्रेरित होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा भी। और नई तकनीकी नवाचार का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए करते हैं। दोनों बातें सही है। तीसरी बात, सार्वजनिक निवेश केवल सामाजिक क्षेत्रों जैसे स्कूल और अस्पतालों तक ही सीमित होता है, जबकि यहाँ पर बुनियादी ढांचा, पुल, सड़क और केवल निवेश का हिस्सा होता है, निजी निवेश का हिस्सा होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि जो ये विभाजन इतना सख्त नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सरकार भी यहाँ पर पुल और सड़कें सार्वजनिक जो निवेश होता है वो बनाती है, और जब निजी क्षेत्र भी सामाजिक क्षेत्रों में जैसे कि स्कूल, अस्पताल, इसमें भारी निवेश कर रही होती है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सार्वजनिक निजी भागीदारी के बारे में विचार करना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के विभिन्न रूपों में संबंध में विचार करना है। स्विस चैलेंज पद्धति में एक मूल प्रस्तावक अपनी योजना प्रस्तुत करता है, जिसके बाद में सरकार अन्य प्रतिस्पर्धियों से बेहतर बोलियां आमंत्रित करता है। क्या होगा? पहली स्टेटमेंट यहाँ से 10वें का करेक्ट होगा, क्योंकि देखो स्विस चैलेंज है, इसमें एक कंपनी खुद प्रोजेक्ट का प्रस्ताव लाती है, सरकार फिर उसकी दूसरी कंपनी को उससे बेहतर ऑफर देने की चुनौती देती है। ये नवाचार को बढ़ावा देने का एक बेस्ट तरीका होता है। सेकेंड बात है, लीज मॉडल के अंतर्गत सरकार निजी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को स्वामित्व स्थायी रूप से हस्तांतरित कर देती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि लीज मॉडल में जो स्वामित्व होती है ये कभी भी स्थायी रूप में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। निजी पक्ष को केवल एक निश्चित अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग करने के लिए उस राजस्व का वसूलने का अधिकार मिलता है। तीसरी बात है, विजय केलकर समिति ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो परियोजना है इसमें पारदर्शिता और विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने की सिफारिश की थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। और उचित बंटवारे और विवादों के त्वरित समाधान की सिफारिश भी की थी। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निवेश नीतियों सुधारों का विश्लेषण, इसको लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोले सार्वजनिक जो निवेश है इसका मुख्य उद्देश्य बाजार की दक्षता को बढ़ाना होता है, जबकि निजी निवेश का उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होता है। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जो सार्वजनिक निवेश है इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचा तैयार करना होता है, जबकि निजी निवेश बाजार दक्षता और लाभ को केंद्रित होता है। इस पर पहला गलत है। विजय केलकर समिति की सिफारिश के मुख्य रूप से निजी यहाँ पर जो क्षेत्र होते हैं उसके जोखिम को कम करने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित होती है। सेकेंड बात सही है। तीसरा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने संतुलित करने का सुझाव भी दिया था। तीसरी बात है, आर्थिक मंदी के समय सार्वजनिक निवेश की कमी, क्राउडिंग आउट की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि क्राउडिंग आउट जो होता है ये तब होता है जब सरकार बाजार से काफ़ी अधिक कर्ज ले लेती है, जिससे क्या होता है बाजार दरें बढ़ जाती हैं, घटती नहीं है, बाजार दरें बढ़ती हैं, और निजी निवेश जो क्षेत्र होता है उसके निवेश करना काफ़ी महंगा हो जाता है, और मंदी निवेश की जो कमी होती है इसको क्राउडिंग आउट नहीं कहा जा सकता है। गलत होगा, केवल 2 सही है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्विस चैलेंज के बारे में विचार करना है। लीज मॉडल की कार्य प्रणाली को लेकर के योजना कार्यान्वयन है उसके तरीकों के संबंध में। स्विस चैलेंज मॉडल, यदि कोई तीसरा पक्ष मूल प्रस्तावक से बेहतर बोली लगाता है तो मूल प्रस्तावक को अक्सर उस बोली की बराबरी करने का अवसर मिलता है। पहली बात क्या होगी? 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, लीज मॉडल का उपयोग मुख्य रूप से उन सरकारी संपत्तियों मुद्रीकरण के लिए किया जाता है जो पहले से निर्मित हैं। क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, सही है, क्योंकि यहाँ पर लीज मॉडल का उपयोग ब्राउन फील्ड जो एसेट्स होते हैं, ठीक है, जो पहले से ही बने हुए हैं, जैसे कि हवाई अड्डे या टोल सड़कें हैं, वो जो बनी है पहले से ही, उनका पैसा कमाने के लिए कर सकते हैं उपयोग, ठीक है। तीसरा, ये तो नहीं कि रोड बना दिया आपने फिर से रोड बनाओ, डेली रोड बनानी पड़ेगी, नहीं, एक बार बना दी उससे टोल आता रहता है। तीसरी बात है, विजय केलकर समिति ने सुझाव दिया था कि बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए केवल सार्वजनिक निवेश ही एकमात्र व्यवहार विकल्प होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि विजय केलकर जो समिति है इसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की वकालत की थी, ना कि केवल सार्वजनिक निवेश की। तीसरा गलत होगा, आंसर 1 2 करेक्ट है, ए आंसर होगा। क्वेश्चन 13 है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में, पीएम गति शक्ति के संबंध में विचार करना है। ये 16
मंत्रालय का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है ताकि बुनियादी ढांचा सार्वजनिक परियोजनाओं की एकीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। पहला 13वें का पहला स्टेटमेंट 13 का ऐसे करेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड बात बोला कि इसका मुख्य उद्देश्य सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन जो जलमार्ग है, लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे साधन इंजन के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना होगा। क्या सही है? ये भी बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें 7 इंजन माने गए, जैसे आपको बताया गया था कि सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब, ठीक है। तो सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा आंसर देखते हैं। इस योजना के तहत केवल केंद्र सरकार की परियोजनाओं की मैपिंग की जाएगी, राज्य सरकार की परियोजनाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात गलत है क्योंकि इसमें राज्य सरकार को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1, 2 करेक्ट है। तीसरी बात गलत हो जाएगी यहाँ से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन के बारे में। राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन पर विचार करना देखते हैं। एनआईपी का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2020 से 25 की अवधि में बुनियादी ढांचे पर 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना है। पहला 14 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, इसमें होने वाले कुल निवेश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी समान देखी गई है। तीसरी बात क्या होगी? दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात यहाँ से 14 की ये गलत है, सही नहीं है, क्योंकि निवेश की हिस्सेदारी समान 33% नहीं है। इसमें यहाँ पर देखो, केंद्र में 39%, राज्य 39% और जो निजी क्षेत्र है उसमें 22% का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। पहला सही, दूसरा गलत है। ऊर्जा, सड़क, शहरी विकास और रेलवे क्षेत्र की जो एनआईपी है उसके तहत कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय 70% से अधिक का हिस्सा रखते हैं। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा में 24%, सड़कें 19% और शहरी विकास को लेकर 16%, रेलवे को लेकर के 13% और राज्य 13%, ठीक है, और लगभग ये मिलकर 70% से अधिक हिस्सा कवर करते हैं पूरा, ठीक है। एक और 3 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में विचार करना है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में, इसके तहत सरकार अपनी कोर से जो संपत्ति होती है इसको यहाँ पर स्वामित्व का स्थायी रूप में निजी क्षेत्र को बेच रही होती है। पहली बात 15 के यहाँ से गलत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। सरकार केवल एक निश्चित समय के लिए परिचालन अधिकार निजी क्षेत्र को देती है, अंततः संपत्ति सरकार के पास ही रहती है। पहला गलत होगा। सेकंड, इसमें केवल उन संपत्ति को शामिल किया गया जो वर्तमान में उपयोग नहीं है, अंडर यूटिलाइज्ड ब्राउनफील्ड एसेट। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये केवल ब्राउनफील्ड या पहले से तैयार जिसको बोलते हैं और संपत्तियों के लिए जो पूरी तरह से उपयोग में नहीं हो पा रही है वो, तो ये बात सही है। तीसरा है, एनएमपी से प्राप्त होने वाली राशि जो होती है उसका उपयोग विशेष रूप से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत नई परियोजनाओं को वित्त पोषण किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 नहीं, 2 और 3 सही है। एक तो गलत था ना, 2 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16 है 16, भारत में लॉजिस्टिक लागत और नीति के बारे में क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक लागत और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। भारत में वर्तमान लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 14 से 18% है, जबकि वैश्विक औसत लगभग 8% होगा। 16 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, जो इसे वैश्विक बाजार में कम प्रतिस्पर्धी बनाता है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को घटाकर एकल अंक 8 से 9% तक लाना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। एकदम सही बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूएलआईपी का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को डिजिटल और सरल बनाना होगा। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यूएलआईपी जो है, जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक जो इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल गेटवे होता है जो विभिन्न परिवहन माध्यम को डेटा एकत्र की जगह एक जगह कलेक्ट करता है ना, एक जगह साथ लाता है। तीनों बातें सही है। आंसर 1, 2 और 3, डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 निवेश मॉडल के बारे में क्वेश्चन है। एचईएम बनाम बीओटी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के मॉडल के संबंध में विचार करना है। हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल, एचईएम, ईपीसी और बीओटी मॉडल का एक मिश्रण होगा ये। पहली बात क्या होगी? हाइब्रिड मॉडल जो होता है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, ये 17 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एचईएम मॉडल, ईपीसी जहाँ सरकार भुगतान करती है और बीओटी जहाँ निजी क्षेत्र जोखिम लेता है, उसका एक मिला जुला रूप होता है। सेकेंड बात है, एचईएम मॉडल
के तहत सरकार परियोजना लागत का 40% हिस्सा निर्माण चरण के दौरान किस्तों में देती है, जबकि यहाँ पर से 60% निजी डेवलपर द्वारा लगाया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से 17 का ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर निर्माण के दौरान 40% भुगतान सरकार करती है, बाकी 60% का भुगतान परियोजना से पूरी होने को लेकर जो किस्त है उसके रूप में किया जाता है। ठीक है, क्या होगा 17 का पहला सही है और दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है बीओटी टोल मॉडल राजस्व संग्रह को पूरा जोखिम सरकार उठाती है, जबकि एचईएम मॉडल में जोखिम निजी कंपनी का होता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बीओटी जो टोल मॉडल होता है इसमें राजस्व संग्रह कितनी गाड़ियाँ निकलेंगी, है ना, एक तरह से राजस्व संग्रह में आएगा। इसका पूरा जोखिम निजी कंपनी का होता है। यदि गाड़ियाँ का कम निकलती हैं तो कंपनी को नुकसान होगा। इसके विपरीत एचईएम में सरकार एक निश्चित भुगतान जो होता है उसको सुनिश्चित करती है, जिससे निजी क्षेत्र को जोखिम कम हो जाता है। ठीक है, 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है डिजिटल इकोनॉमी और तकनीकी को लेकर के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के बारे में विचार करना है। डीपीआई का मुख्य उद्देश्य केवल वित्तीय लेन देन को सुगम बनाना होता है। पहली बात यहाँ से 18 का गलत है, क्योंकि डीपीआई का उद्देश्य केवल वित्तीय लेन देन को सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसमें डिजिटल पहचान, आधार और डेटा एक्सचेंज, डिजिलॉकर जैसे क्षेत्र शामिल करना, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन का सुधार करते हैं। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। सेकेंड है डेटा सुरक्षा और नियामक ढांचा, इसके अनिवार्य स्तंभ होंगे। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, इसकी सेकेंड बात यहाँ से सही है। दूसरा क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा सुरक्षा नियामक ढांचा है इसके अनिवार्य स्तंभ माना जाता है ना, ये बात सही है। और इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर असुरक्षित है और सुरक्षा निष्ठा इसके अनिवार्य आधार स्तंभ माने जाते हैं। सेकेंड बात हो गई। तीसरी बात है भारत का इंडिया स्टेक वैश्विक स्तर पर डीपीआई का एक प्रमुख उदाहरण होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इंडिया स्टेक दुनिया का सबसे बड़ा और सफल डीपीआई उदाहरण है। इसके अब कई अन्य देश जैसे कि सिंगापुर, यूएई अपना रहे हैं इसको। ठीक है, और इसमें पहचान को लेकर के भुगतान और डेटा शेयरिंग की भी परतें शामिल हैं। ठीक है, 1 और गलत हो गया, 2 और 3 करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा आपका बी। 19 नंबर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के बारे में। यूपीआई रियल टाइम फंड ट्रांसफर इंटरऑपरेबिलिटी के सिद्धांत प्रकार करता है। पहला 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यूपीआई सबसे बड़ी ताकत इसकी इंटरऑपरेबिलिटी होती है, जो यानी कि आप जो एक ऐप से जैसे कि फ़ोन पे दूसरे ऐप से जैसे गूगल पे तुरंत पैसे भेज सकते हैं इससे, है ना, पहला सही है। इसका वैश्विक विस्तार अब केवल दक्षिण एशियाई क्षेत्र जो देश है उस तक सीमित नहीं रहा है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका विस्तार अब फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, यूएई, सिंगापुर जैसे देशों तक हो चुका है। अब ये केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। पहली बात सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, इससे फंड ट्रांसफर के लिए केवल मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य शर्त होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर फंड ट्रांसफर के लिए केवल मोबाइल नंबर पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए आप वीपीए मतलब वर्चुअल पेमेंट जो एड्रेस होता है उसके माध्यम से भी खाते लिंक होना चाहिए, उससे भी यहाँ पर यूपीआई पिन के भेज सकते हो, है ना। ये बात गलत होगी। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं 20। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ओएनडीसी के इस उद्देश्य के बारे में विचार करना है। ये ई कॉमर्स क्षेत्र में बड़े प्लेटफॉर्म के प्रभुत्व को कम कर छोटे व्यवसायों को अवसर देता है। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि वर्तमान में ई कॉमर्स पर अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म है इसका कब्जा है, और ओएनडीसी छोटे दुकानदार जैसे सीधा ग्राहकों से जुड़ता है, और जिससे बड़े प्लेटफॉर्म का दबदबा कम हो जाएगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है, ये एक प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल के बजाय नेटवर्क केंद्रित मॉडल पर आधारित होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म केंद्रित जहाँ एक ही ऐप पर सब कुछ होता है ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये नेटवर्क केंद्रित होगा। जैसे कि यहाँ पर यूपीआई को कोई भी बैंक जुड़ सकता है, वैसे एनडीसी से कोई भी यहाँ पर कॉमर्स जो होता है वो सब भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों बातें ऐसी करेक्ट होंगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है। 20 का आंसर सी। 21 है डिजिटल पहचान आधार यूआईडीआई की भूमिका के संबंध में विचार करना है। आधार अधिनियम के तहत डेटा गोपनीयता और सुरक्षा यूआईडीआई की वैधानिक जिम्मेदारी होती है। पहली बात क्या होगी, 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, आधार डेटा बेस का उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियां बिना किसी न्यायिक आदेश के कर सकती है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर पुट्टास्वामी फैसले में निश्चितता के आधार को लेकर डेटा की गोपनीयता पर सख्त यहाँ पर व्याख्या दी गई थी, और उसमें यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा के अत्यंत दुर्लभ मामले के अलावा बिना न्यायिक आदेश के उच्च स्तरीय मंजूरी डेटा को साझा नहीं किया सकता है। पहली बात सिर्फ करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। 22वां क्वेश्चन यहाँ से
ई कॉमर्स उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 के बारे में विचार करना है। ये नियम भारत के बाहर स्थापित उन ई कॉमर्स संस्थाओं पर भी लागू होते हैं जो भारतीय उपभोक्ताओं की वस्तु सेवाएं प्रदान करती हैं। 22वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये नियम उन विदेशी कंपनियों पर भी लागू होते हैं जिनका मुख्यालय भले ही विदेश में हो लेकिन ये भारतीय ग्राहकों को सामान बेच रही होती है। सही बात है। इसके लिए अनुचित व्यापारिक प्रथाएं और भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। एकदम सही बात है, ठीक है। तीसरी बात है, ई कॉमर्स कंपनियों के लिए डेटा स्थानीकरण, डेटा लोकलाइजेशन कोई विशेष नियम नहीं होगा। बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ई कॉमर्स डेटा सुरक्षा नियम के तहत विशेष रूप से संवेदनशील व्यक्ति और व्यक्तिगत डेटा के लिए डेटा स्थानीकरण स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर यहाँ से 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है उसके बारे में विचार करना है। भारत में इन्वेंट्री आधारित ई कॉमर्स मॉडल 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि इन्वेंट्री जो है उसमें मॉडल पर जहाँ कंपनी खुद सामान खरीदती है और यहाँ पर बेचती है, एफडीआई की अनुमति यहाँ पर नहीं होती है और ये छोटे दुकानदारों की हितों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। सेकेंड बात है, मार्केट प्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक जो रूट होता है उसके तहत 100% एफडीआई की अनुमति होती है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट प्लेस जहाँ कंपनी खरीदार और विक्रेता को मिलाती है, ऐड करती है, जैसे अमेजन का प्लेटफॉर्म, ठीक है, और 100% एफडीआई की अनुमति स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट से दी गई है। ओनली 2 करेक्ट है। 24 नंबर है, ब्लॉकचेन तकनीकी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में विचार करना है। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत और सुरक्षित खाता बही तकनीकी होता है। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकरण तकनीक है जिसका अर्थ होता है कि इसका नियंत्रण किसी एक संस्था के पास नहीं होता है और ये डिजिटल लेजर है जहां जानकारी को बदला या मिटाया नहीं जा सकता है। सेकेंड बात है, क्रिप्टो करेंसी का मूल हमेशा किसी न किसी भौतिक जो संपत्ति होती है उसके द्वारा समर्थित होता है। ये बात गलत है, क्योंकि अधिकांश क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन किसी भौतिक संपत्ति जैसे सोना, जमीन इसके द्वारा समर्थित नहीं होती है। उनका मूल्य मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। केवल जो स्टेबल कॉइन ही किसी एसेट से जुड़े होते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा है, ब्लॉकचेन का उपयोग आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्शन में किया जा सकता है। तीसरी बात करेक्ट है, आंसर 1 3 सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 3 सी। आगे आते क्वेश्चन 25 में, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा ई रूपी बनाम निजी क्रिप्टो करेंसी के बारे में विचार करना है। ई रूपी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी एक सॉवरेन मुद्रा होती है। पहला 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। निजी क्रिप्टो करेंसी की तुलना में ई रूपी में अस्थिरता का जोखिम नगण्य होता है। सेकेंड बात भी सही है, इसलिए इसमें बिटकॉइन जैसी भारी अस्थिरता नहीं होती है, ठीक है, सही बात है। ई रूपी का उपयोग केवल थोक लेन देन तक ही सीमित रखता है। ये बात गलत है, क्योंकि ई रूपी 2 प्रकार के, एक तो पर होलसेल ई रूपी होलसेल डब्लू है ना, ये होता है, और एक होता है रिटेल ई रूपी रिटेल आर है ना, जनता द्वारा जो छोटे व्यापारियों के लिए, अतः यहाँ केवल थोक तक सीमित नहीं होगा। सिर्फ 1 2 करेक्ट है, आंसर 25 का बी करेक्ट हो जाएगा। ट्वेंटी 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म श्रमिक के संबंध में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं 26 को। देखो यहाँ से थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है ना, कि यहाँ पर जो हाईवे है ना, बीच में ही रोड हाईवे, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड की वॉइस है, इसको मैनेज करना है करीब 2 से 3 दिन के लिए, राइट। तो बाकी उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा, क्योंकि काफ़ी थोड़ा पीछे हो जाऊँगा मैं। अभी थोड़ा हाईवे है ना, इसके पीछे यहाँ पर हमारा रूम है ये, राइट। तो अभी कुछ टाइम में इसको चेंज कर रहा हूँ, तो चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको ठीक लगेगा, ठीक है। इसी वजह से चेंज करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉइस आती है बैकग्राउंड से इसकी। देखो यहाँ से देखते हैं 26 नंबर। 26 बोला है कि गिग श्रमिक वे होते हैं जो फ्रीलांस आधार पर या अल्पकालिक अनुबंधों पर काम करते हैं। पहला 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकेंड, सामाजिक सुरक्षा संहिता सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में गिग श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ जैसे प्रावधान शामिल होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर 26 का 1 और 2 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला ब्लॉकचेन तकनीकी के अनुप्रयोग के बारे में विचार करना है। पारदर्शी और छेड़छाड़ मुक्त गवर्नेंस व्यवस्था सुनिश्चित करना, रियल टाइम लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग को इन्वेंट्री में मैनेजमेंट करना और साइबर सुरक्षा खतरों की डेटा को अखंडता बनाए रखना, ये सभी क्या ब्लॉकचेन तकनीकी के अनुप्रयोग में शामिल होते हैं, ठीक है। डी आंसर होगा। 1 2 3 सभी सही है। क्वेश्चन यहाँ से लास्ट होगा 28।
भारत में रोजगार और अनौपचारिकता के बारे में विचार करना है। पहली बात है, भारत अधिकांश श्रम बल और यहाँ पर अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभ और यहाँ पर पेंशन या बीमा की कमी होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, रोजगार सृजन में वृद्धि का अर्थ हमेशा यह नहीं होता है कि अर्थव्यवस्था में औपचारिकरण बढ़ रहा होगा। सही बात है। गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म वर्क को भारत के श्रम कानूनों के तहत पूरी तरह से औपचारिक रोजगार की श्रेणी में रखा गया है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर गिग वर्कर्स को भी यहाँ पर अर्ध औपचारिक माना जाता है। इन्हें पूरी तरह से पारंपरिक और औपचारिक रोजगार की श्रेणी में नहीं रखा गया है, हालांकि सुधार जारी है। बात गलत हो जाएगा। चौथा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो होता है, ये ई श्रम पोर्टल जैसी पहलों को उद्देश्य को अनौपचारिक श्रमिकों की डेटाबेस बनाना, उन्हें सुरक्षित प्रदान करना या सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये बात सही है। 1, 2 और 4 यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 to 4, 3 बातें इसकी सही है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, जो डेली टारगेट है, डेली टारगेट का डे नंबर 39 है ना, डे नंबर 39 के जितने भी एमसीक्यूज थे मैंने आपको यहाँ से कवर करा है। ठीक है, और देखो थोड़ी सी जो बैकग्राउंड की वॉइस है ना, इसको आपको मैनेज करते चलना है। जैसे कि मैं इग्नोर करता हूँ ना, तो थोड़ा सा आप इग्नोर करो कि कुछ ही दिन, 2 से 3 दिन की बात है, राइट। उसके बाद मैं रूम थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ से कहीं और आप पे करूँगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड वॉइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो यहाँ से इरिटेट टाइप में होने लगता है। ठीक है, बस 2 से 3 दिन आपको और मैनेज करना है, मैं बाकी यहाँ से ठीक करूँगा। ठीक है, और कुछ पूछना रहेगा, डाउट या आपको रहता है कुछ, आप पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक यहाँ पर दे रखा है। कुछ पूछना है तो यहाँ पर पर्सनली पूछ सकते हो टेलीग्राम पर जाकर के। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।